तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम्स, तो और कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो सके। तो जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, आई एम हैविंग 1.4 मोल्स ऑफ PCl3, ठीक है। आई एम हैविंग 1.4 मोल्स ऑफ PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो मेरे को 1.4 मोल्स ऑफ PCl3 दिया गया है, तो हमको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब मुझे निकालना है कि PCl3 में कि 1.4 मोल्स में कितने एटम्स होंगे, ठीक है। तो मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ PCl3 कंटेन्स कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स, सॉरी, 1 मोल PCl3 है मेरे पास। इसका मतलब क्या कि मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, अब क्या लिखेंगे कि इन 1 मोल ऑफ PCl3 वी हैव, क्या क्या है हमारे पास, 1 मोल ऑफ phosphorus atoms, 3 moles of chlorine atoms। ऐसा क्यों? बात बहुत सिंपल है कि हमारे पास PCl3 है, इसका मतलब P का एक एटम है और क्लोरीन के 3 एटम्स है हमारे पास, ठीक है। फॉस्फोरस का एक एटम, क्लोरीन के 3 एटम्स, वही दोनों को मिला के हमारे पास एक PCl3 का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो मुझे निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने मेरे पास, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ P एटम्स और 3 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स, तो कितने हो जाएंगे, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ PCl3 कंटेन्स 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, सॉरी एटम्स ऑफ फॉस्फोरस प्लस क्या 3 × 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ क्लोरीन। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है, 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस और 3 × 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 24 × 10⁻23 एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 1 मोल में 24 × 10⁻23। तो इसलिए मुझे निकालना है कि 1.4 मोल्स में कितने होंगे, 1 मोल में 24 × 10⁻23, तो क्या होगा 1.4 × 24 × 10⁻23, 24 × 14 हम कैलकुलेट कर लेंगे और सिंपली आंसर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा कि ये सब प्रॉब्लम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, कुछ नहीं, बस आपको प्रॉब्लम्स को एक बार अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के समझना पड़ेगा, और मतलब आपको जैसे मैंने कॉन्सेप्ट दिया ही है कि किस तरह से कौन सा चीज़ को हम मतलब कैसा प्रॉब्लम को कैसे हम देखते हैं, किस तरह से हम चालू करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो वो सब चीज़ अगर आप अच्छे से मतलब मैं जितने भी यहाँ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ उसको अच्छा से गहराई से देखें, तो आपको धीरे धीरे करके ये कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे प्रॉब्लम पे जाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम है मेरे पास, प्रॉब्लम है मेरे पास
हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन वे 1 kg। मतलब कि अगर मुझे 1 किलो इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 किलो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे जानना होगा कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू आप लोग को दिया रहता है, ये 9.1 इंटू 10⁻³ या फिर यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली 9.1 इंटू 10⁻31 kg के आसपास। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ 9.1 इंटू 10⁻31 है kg। ये 1 इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मतलब 9.1 इंटू 10⁻31 के लिए मुझे चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। इतना kg के लिए मुझे चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 kg के लिए कितना होगा 1/9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, यूनिटरी मेथड लगाना है यहाँ पे। अभी तक हमने जितना भी किया है, देखिए मूल कॉन्सेप्ट का सवाल आपको कोई भी सॉल्व करना है तो आपको 3-4 फॉर्मूले चाहिए। 3-4 फॉर्मूले जो हमने 3-4 कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले तो है नहीं, वो कॉन्सेप्ट है। उन कॉन्सेप्ट को ज़िंदगी के साथ जोड़िए और आराम से वो कॉन्सेप्ट को समझें। एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, उसके बाद आपके सामने चाहे कुछ भी प्रॉब्लम रख दें, अब चाहे IIT का प्रॉब्लम भी रख दें, कुछ भी रख दें, तो आप उसको आराम से बना पाएंगे। bस आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। ठीक है, तो 3-4 कॉन्सेप्ट है और एक तो यूनिटरी मेथड जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बस ये सब चीज़ आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे प्रॉब्लम पे जाएंगे। The weight ratio of nitrogen and oxygen in a compound is 1:4. Find the ratio of number of molecules. ठीक है, एक सवाल में क्या है, मेरे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है। ठीक है, नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है, तो उसमें उस कंपाउंड में नाइट्रोजन का वेट और ऑक्सीजन का वेट दोनों का जो रेशियो है वो 1:4 है। तो हमको निकालना है कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स में क्या रेशियो है। मतलब आई हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। फॉर्मूला नहीं, फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक चीज़ जो हम डिस्कस करना भूल गए हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे मेरे पास कोई, जैसे मैं लेता हूँ एग्जांपल इथेन का। इथेन आप जानते हैं, इथेन क्या होता है, C2H6, ये इथेन है। ठीक है, अब इथेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3, ऐसे लिख सकता हूँ, इथेन को ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अंदर में मैंने ब्रैकेट के लिखा, ये इथेन का एम्पेरिकल फॉर्मूला है।
तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ इथेन क्या हो जाएगा, CH3। तो एम्पेरिकल फार्मूला से हमें क्या पता चलता है, एम्पेरिकल फार्मूला से हमें ये पता चलता है कि उनमें जो एटम्स हैं, एक कंपाउंड में जो एटम्स हैं उसका रेशियो क्या है। जैसे यहाँ पे CH3 है मेरे पास, तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, 1:3। ठीक है, ये चीज़ है एम्पेरिकल फार्मूला। तो हमको एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है उस कंपाउंड का। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे आप जानते ही हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब C2H6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ कितने एटम्स एक कंपाउंड में प्रेजेंट है, जबकि एम्पेरिकल फार्मूला ये बताता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कंपाउंड्स, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन दैट कंपाउंड। गॉट इट? ठीक है। हाँ, तो वेट रेशियो है N और O का, और O का हम मान लेते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है मेरे पास, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए, जब भी दो एटम्स कंबाइन करते हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधा एटम मैंने नाइट्रोजन का लिया और आधा एटम नाइट्रोजन लिया और 5/6 एटम ऑक्सीजन ले लिया। ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम एटम को डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं। ऐसा होगा कि मैं 3 एटम लूँगा इसका, 3 एटम ऑक्सीजन का, 5 एटम लूँगा नाइट्रोजन का। ऐसा कर सकता हूँ? ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ। मैं 3.667 एटम ले लिया ऑक्सीजन का और 5.23 एटम ले लिया नाइट्रोजन का। ये तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एटम हम चाहे 1 लेंगे, 10 लेंगे, होल नंबर मिलेंगे एटम। ये बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, मतलब जब भी आप कंपेयर करेंगे तो आपको एक होल नंबर रेशियो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, एक रैशनल नंबर मिलना चाहिए, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर मिलना चाहिए आपको। रैशनल नंबर मतलब जो दोनों जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं उनके बीच में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है x:1, क्योंकि ये x:1 मान लेता हूँ। ठीक है, कि नाइट्रोजन का x है और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ मुझे कि वेट रेशियो N और O का 1:4 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है, कितना होता है, 14। और ऑक्सीजन एटॉमिक वेट कितना होता है, 16। ठीक है, अब जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे नाइट्रोजन के x मॉलिक्यूल्स हैं, तो व्हाट इज द वेट ऑफ नाइट्रोजन, कितना हो जाएगा, 14 × x। ठीक है, एक का जो वेट है वो है 14 ग्राम। ठीक है, तो x मैंने माना है कि यहाँ पे x मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन के और एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। ठीक है, x मॉलिक्यूल और 1। यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा वो एक रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, रैशनल नंबर का मतलब जिसको मैं दो होल नंबर के m/n वेयर m और n आर होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स के रेशियो में मैं इसको ला सकता हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ n, 14 × x, और व्हाट इज़ द वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना होगा, 16 × 1। अब मुझे क्या दिया गया है कि 14x/16 का जो रेशियो है ये 1:4 है। तो x का वैल्यू क्या है, 1/7। ठीक है, x का वैल्यू 1/7 आया, मतलब n के 7 एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है। x का वैल्यू 1/7 आया, मतलब मेरे पास जो कंपाउंड का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, n 1/7O। इसका मतलब क्या, 1/7 मतलब क्या, 1/7 एटम्स ऑफ O नहीं, मैं दोनों की तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, N1O7 इस तरह से।
मैंने गलती लिख दिया, इस तरह से, ठीक है।